यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 126 तक कवर कर लिया था। एक क्वेश्चन आपका पेंडिंग था एफिशिएंसी को लेकर के। तो आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करेंगे। और जो आगे के क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 127 से लेकर के आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 127 से लेकर के हम लोग 133 तक कवर करेंगे। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 127 को देखेंगे तो इसमें भी भाई आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो हम लोग जब एफिशिएंसी कवर करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट गेन करने के बाद हम लोग इन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और लास्ट वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई, जिसमें हम लोगों ने फेजर डायग्राम, आरएल लोड पे, आरसी लोड पे सब कवर किया, वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, पावर फैक्टर का एक तरीके से कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें भाई, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो हो गया आपका ऑल डे एफिशिएंसी और एक होता है आपका कॉमर्शियल एफिशिएंसी भाई। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने एफिशिएंसी के ऊपर आएंगे। देखिए ऑल डे एफिशिएंसी किसके लिए होता है, जैसे आपका जो कॉमर्शियल एफिशिएंसी ये दिया हुआ है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो मैंने आपको बताया है कि जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर में भाई आपने जब कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर का टाइप्स पढ़ लिया, शेल टाइप, कोर टाइप, ओके, उसके बाद फिर आपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना सीख लिया। तो उसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, ओके, और ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। और रेटेड वोल्टेज जब आप देंगे तो इसके अंदर जो लॉसेस मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। क्लियर हुआ? आयरन लॉस एफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, क्योंकि भाई ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा टेस्ट होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर हम लोग को फुल लोड करंट एक तरीके से फ्लो करवाना होता है। और जब फुल लोड करंट फ्लो होगा तो सीधी सी बात है भाई, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस सारा प्राइमरी की चलते भी और सेकेंडरी की चलते भी, तो सीधी सी बात है फुल लोड करंट फ्लो होगा तो वहां पे क्या होगा, I2R लॉस होगा, यानी कॉपर लॉस एक तरीके से यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और कॉपर लॉस आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। लोड पे कैसे डिपेंड करता है इसके लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लास्ट वाले सेशन में भाई मैंने एक और टॉपिक लिखा था इनफाइनाइट सोर्स, है ना। इनफाइनाइट सोर्स क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बस 2 मिनट लगेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे भाई आप समझिए, अभी आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए, तो आपके घर में क्या आ रहा है, सिंगल फेज है, यानी एक न्यूट्रल वायर और एक फेज होगा, आर हो सकता है, वाई हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी, है ना। और अगर आप यहाँ पे अपने कॉलोनी में पोल की बात करें तो इस पोल पे क्या होगा, आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल, है ना। तो आपने यहां से न्यूट्रल ले लिया, न्यूट्रल आपने यहां से ले लिया है, और ये मान लेते हैं आर फेज जो है आपने यहां से ले लिया, अपने घर को एक तरीके से सिंगल फेज पे चला रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे तो ये जो 3 फेज 4 वायर आपको आउटपुट मिल रहा है कहां से मिल रहा होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मिल रहा होगा, सही बात है ना। तो ओवरऑल इस ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे अगर, तो इधर से मेरा क्या है, एक तरीके से 11 kV इसमें इनपुट दिया गया और ये 11 kV क्या होगा, किसी ना किसी सब स्टेशन से आ रहा होगा। और ये सब स्टेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सब स्टेशन, ठीक है। और ये सब स्टेशन क्या होगा, किसी न किसी ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होगा, और ये ट्रांसमिशन लाइन जो है किसी न किसी जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड होगा। क्लियर हुआ? और अगर आप यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन की बात करें तो ये जो जनरेटिंग स्टेशन होता है भाई, यहाँ पे जो जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे पैरेलल में बहुत सारे जनरेटर लगे होते हैं, क्योंकि भाई ये जो लोड है यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी यहाँ पे डिमांड है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोवाट का, बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, या फिर कहिए 2 kVA का एक तरीके से डिमांड है। तो यहाँ पे हम लोग कितना kV वाला जनरेटर लगा देंगे, 2 kV वाला जनरेटर कनेक्ट कर देंगे, ओके। क्योंकि भाई
हम लोग यहाँ पे एक सिंगल यूनिट नहीं लगा सकते हैं, यानी 100 kVA का जनरेटर लगा के नहीं लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि लोड वेरिएबल है। ओके, तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट क्या करते हैं, पैरेलल में लगा हुआ होता है। जैसे जैसे लोड का रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे पैरेलल में और जनरेटर कनेक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, पावर सिस्टम में कंडीशन पड़ा होगा लोड शेडिंग का। तो लोड शेडिंग में क्या होता है कि जितना आपका यहाँ पे पावर का रिक्वायरमेंट है उतना आपका ये जनरेटर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है कि 10, जैसे मान लेते आपका जो शहर है उसमें बहुत सारे कॉलोनी होंगे, तो एक कॉलोनी का हम लोग पावर कट कर देते हैं और वो फिर पावर कहाँ देते हैं, दूसरे कॉलोनी को एक तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। ये कब होता है, जब आपके शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया, या फिर कहिए आपके शहर में कोई टेम्पल है ना, और टेम्पल में क्या होता है सीजनल, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, है ना, अदर स्टेट से लोग आ रहे हो, तो सीधी सी बात है उनको भी एक तरीके से क्या चाहिए, पानी चाहिए, अपना जो मोबाइल लाएंगे चार्ज करेंगे, रहने के लिए फैन चाहिए, है ना। तो लोग आने के चलते क्या होता है, पावर का डिमांड बढ़ जाता है, और पावर डिमांड अगर बढ़ गया, जितना जनरेटर बना नहीं पा रहा उससे ज़्यादा अगर आपका यहाँ पे पावर का डिमांड हो गया, तो लोड शेडिंग में चला जाएगा। तो एक लोकेशन का पावर कट करके हम लोग को दूसरे लोकेशन में प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे अभी आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए भाई। जैसे मान लेते हैं अभी आप एक रूम में गए और आपने एक AC ऑन कर दिया। AC मान लेते आपका 2000 वाट का था। ओके, ये AC आपका ऑन हो गया, क्लियर हुआ। और ओवरऑल अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाऊं तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देता हूं। जैसे हम लोग अपने घर में, ये मान लेते भाई मेरा घर है एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पहले AC लगाया, मींस RL लोड होगा, है ना, मोटर नहीं है तो AC, 2 मोटर होता है ना। तो ओवरऑल एक मेरा ये लोड लग गया 2000 वाट का। अब मान लेते हैं कोई और आपके गेस्ट आए और दूसरे रूम में एक और AC ऑन हो गया, या फिर कहिए फैन ऑन हो गया, फिर बल्ब ऑन हो गया, फिर TV ऑन हो गया। तो आप पैरेलल में क्या कर रहे हैं, लोड कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। और ये जो आपका कॉलोनी है, यहाँ पे एक घर थोड़ी ना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे घर होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 300 होंगे, और सारे घरों में क्या हो रहा है, मान लेते हैं सब लोग लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, लोड कनेक्ट होते चला जा रहा है। मींस यहाँ पे ओवरऑल लोड का मतलब क्या होता है, पावर से, समझ में आया। अब पावर मतलब क्या, एक तरीके से KVA, समझ में आया। फिर किलोवाट समझने के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, नहीं, पावर का डिमांड यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि सब पैरेलल में लग रहा है। तो वोल्टेज तो मेरा 200 है, समझ रहे बात को। तो अगर यहाँ पे मान लेते भाई कोई 2 टन का AC लगा हुआ है, मींस मान लेते 3000 वाट का AC लग गया, इसका मतलब क्या, इसको 200 वाट पे कितना करंट चाहिए होगा, ये करंट ज्यादा खींचेगा, समझ रहे बात को। यानी ये भी करंट ज्यादा, ये मतलब सब हैवी लोड मैंने लगाई, इसको भी करंट चाहिए, इसको भी करंट चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ से जो करंट आ रहा होगा I2, ये क्या होगा इन सब का, यानी KCL लगा देंगे, ये वाला I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट डॉट जितना जाएगा, यानी करंट बहुत ज्यादा एक तरीके से खींच रहा है, समझे। तभी तो सारे सेम वोल्टेज पे सेम पावर, जो पावर का रिक्वायरमेंट हो एक तरीके से फुलफिल करते चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भाई, एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं। ओके, एक तो आपका डिफाइन हो गया कि ट्रांसफार्मर का भाई कुछ ना कुछ रेटिंग होगा, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ट्रांसफार्मर आपका बर्नआउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का भी आप रेटिंग छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितना आप ऐसे मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं, कितना आप यहाँ पे AC कनेक्ट करते चले जाएंगे कि आपका यहाँ पे पावर, भले ही ट्रांसफार्मर जल जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पावर का कमी नहीं होगा। अब जितना डिमांड करते जा रहे हैं उतना आपका सप्लाई होते चला जा रहा है। ओके, तो ओवरऑल समझिए, इस चीज़ को आप कंपेयर कीजिए भाई। जैसे मान लेते हैं मैं एक बहुत ही साइड एरिया में रह रहा हूँ, मान लेते हैं हिली एरिया में रह रहा हूँ, वहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यानी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया है। तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक जनरेटर खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है। और ये जो जनरेटर होगा भाई, मतलब जनरेटर क्या है, एक तरीके से एक डीजल इंजन होगा, यानी एक प्राइम मूवर होगा इसको घुमाने के लिए। तो थोड़ा अगर मैं बड़ा बना के दिखाऊँ, ये मान लेते हैं मेरा एक डीजल इंजन है, और डीजल इंजन का जो शाफ्ट होगा ये क्या होगा, आपका जो डायनामो है या फिर ये जो आपका जनरेटर है, अल्टरनेटर है, उससे कनेक्टेड होगा। क्लियर। तो ओवरऑल समझिए कि ये अगर जनरेटर 5 kVA का है, यानी मैक्सिमम यहाँ से आप 5 kVA का लोड बाहर निकाल सकते हैं, फिर ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर ये प्राइम मूवर इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, मान लेते हैं ये आपका मैकेनिकल टॉर्क दे रहा है,
तो जैसे ही इसके वाइंडिंग के अंदर करंट आएगा, करंट आने के चलते क्या होता है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा, ठीक है, यानी दो फील्ड बनेंगे, एक स्टेटर पे और एक रोटर पे। तो ओवरऑल क्या होता है, इसके चलते आपका एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटिंग एक्शन भी होता है और साथ ही साथ मोटरिंग एक्शन भी होता है। तो मोटरिंग एक्शन कारण क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क बनेगा, और ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या होता है हमेशा, जो मैकेनिकल टॉर्क है, यानी जो डीजल इंजन आपको घुमा रहा है जिस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर हुआ? इसीलिए आपको यहाँ पे डीजल इंजन भी क्या करना पड़ेगा, कम से कम तो 5 HP का लगाना पड़ेगा, यानी इतना ताकतवर होना चाहिए कि जब इसको फुल लोड पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, यानी फुल लोड यहाँ पे जब कनेक्ट कर देंगे भाई, तो जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क बनेगा उसको एक तरीके से क्या कर सके, ये घुमा सके। यानी हमेशा क्या होना चाहिए, TM मेरा बड़ा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टॉर्क से, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे TM इक्वल टू T हो जाएगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, इनका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो आपने यहां पे जनरेटर खरीद के लगाया है, यहां पे आप मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल में मैक्सिमम आप 5 kVA का ही लगा सकते हैं। क्यों भाई, 5 kVA से अगर आपने ज्यादा कर दिया, जैसे मान लीजिए 6 kVA लगा दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी छोड़ दीजिए कि मेरा अल्टरनेटर जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, अभी हम लोग सीधे प्राइम मूवर के ऊपर बात करते हैं कि जैसे ही आप 5 kVA से ज्यादा लोड कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो भाई इस डीजल इंजन के पास इतना ताकत ही नहीं है, क्योंकि भाई ये पावर बढ़ गया इसका मतलब क्या है, इस अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग के अंदर जो करंट बन रहा है वो बढ़ गया, करंट बढ़ गया इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क बन रहा है इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, वो बढ़ गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल टॉर्क अब मेरा क्या हो गया, मच ग्रेटर देन हो गया किसके, मैकेनिकल टॉर्क से। यानी अब इस जनरेटर के पास इस डीजल इंजन के पास इतना ताकत ही नहीं है कि इस इलेक्ट्रिकल टॉर्क को कंपनसेट कर पाए या फिर इसको एक तरीके से सब्ट्रैक्ट करके इसको घुमा पाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टॉर्क मेरा मजबूत हो चुका है एज कंपेयर टू मैकेनिकल टॉर्क से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा सिस्टम स्टॉल हो जाएगा, मींस रुक जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये मेरा इनफाइनाइट सोर्स नहीं है, ये जो जनरेटर है ये मेरा इनफाइनाइट सोर्स है। इनफाइनाइट सोर्स का मतलब क्या होता है कि जितना आप पावर लगाते जा रहे हैं, लोड लगाते जा रहे हैं, उतना आपका ये प्रोवाइड करते चला जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्योंकि हम लोग का ये बहुत बड़े जनरेटिंग स्टेशन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई कि आप लोड कनेक्ट करते जाइए, आपको इधर से पावर मिलते चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे जो हम लोग का प्राइम मूवर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डीजल इंजन लिया था एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे प्राइम मूवर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि यहाँ पे जितना भी आप लोड का डिमांड करेंगे, यानी पावर का डिमांड करेंगे, उसके चलते जो जनरेटर लगा है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल टॉर्क बनेगा और प्राइम मूवर एक मैकेनिकल टॉर्क बना रहा होगा, ठीक है ना। ओके, कोयला यानी स्टीम बना करके या फिर हाइड्रो पावर प्लांट होकर कुछ भी हो सकता है आपका, तो आपका हमेशा क्या होता है, मैकेनिकल टॉर्क बड़ा होता है इलेक्ट्रिकल टॉर्क से। तो ओवरऑल आप जितना लोड लगाते चले जाएंगे उतना आपको यहाँ पे पावर मिलते चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे समझिए भाई, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये एक छोटा सा यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, डीसी मोटर है भाई, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स कहने का मतलब क्या है, अगर इसको मैं खोल करके थोड़ा सा दिखाऊं, गियर किस लिए लगाते हैं भाई हम लोग, यहाँ पे जैसे इसको अगर मैं एक बार घुमाऊंगा इस शाफ्ट को, तो इसके अंदर जो मोटर का शाफ्ट है वो बहुत ज्यादा बार घूमेगा, हो सकता है 20 बार घूमे या फिर 40 बार घूम जाए, है ना। वो डिपेंड करता है कि इनके गियर का टर्न रेशियो क्या है। एक मिनट, इसको खोलना पड़ेगा भाई। एक मिनट बस। ये देखिए आप, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये गियर लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा वाला गियर लगा हुआ है। ओके, तो इसको अगर हम लोग फिर से कनेक्ट कर दें, एक बार लगा देता हूं मैं। एक मिनट बस। देखिए ये आपका एक तरीके से कनेक्ट हो गया, यानी इस शाफ्ट को पकड़ के अगर मैं घुमाऊंगा ऐसे, आप देख रहे हो आवाज भी आ रहा होगा। ओके, मतलब मैं इसको एक चक्कर बस घुमा रहा हूं, लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा घूम रहा है। तो ओवरऑल समझिए, यहां पे समझिए आप, अगर मैं ये दोनों तार को ऐसे, ये देख रहे हैं 2 तार निकला हुआ है, इन दोनों तार को अगर ऐसे मैं चिपका दूंगा, यानी शॉर्ट कर दूंगा भाई, अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं,
ओके, ये देखिए शॉर्ट कर दिया मैंने। तो ओवरऑल अब मैं इसको घुमाऊंगा ना तो ये घूमेगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा इसको घुमाना। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है और ओवरऑल इसको घुमाने से क्या हो रहा है, मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा, क्योंकि जो रोटर है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा और ये शॉर्ट सर्किट हो, सर्किट कंप्लीट है मेरा, तो इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा लार्ज करंट फ्लो हो रहा होगा। लार्ज करंट क्यों फ्लो हो रहा है बताइए? क्योंकि भाई अगर मैं मान लेते हैं मेरे पास एक डीसी शंट मोटर है, ओके, तो इस मोटर में, और ये एक तरीके से एज अ मोटर की तरह इसको हम लोग जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से मैकेनिकल पावर इनपुट दे दिया तो ये जनरेटर डायरेक्ट करेगा, वही यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर दे दिया तो मोटर डायरेक्ट करेगा, ठीक है भाई। तो ओवरऑल यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग चलते रेजिस्टेंस है और फील्ड वाइंडिंग की चलते मेरा एक रेजिस्टेंस होगा, तो दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल में, तो ओवरऑल क्या हो रहा होगा, एक आर इक्विवेलेंट मेरे को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो रेजिस्टेंस होगा ये काफी कम होगा और यहाँ पे आपने क्या किया, टर्मिनल को शॉर्ट किया, वैसे जोड़ दिया दोनों टर्मिनल को, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो इनका भाई यहाँ पे क्योंकि लोड तो लगा नहीं जिसके चलते रेजिस्टेंस देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे इसके चलते और इसके चलते रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ये जो आर इक्विवेलेंट है काफी स्मॉल है, तो ओवरऑल वोल्टेज मेरा हल्का सा भी यहाँ पे घुमाने के चलते बन रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे शाफ्ट को घुमा रहा हूँ पकड़ के, ठीक है। तो इसके अंदर जो ई बन रहा होगा भले ही बहुत स्मॉल हो, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है और वोल्टेज भले ही स्मॉल हो, तो करंट मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज एक तरीके से बन रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टेड किया, वो सर्किट कंप्लीट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो करंट आ रहा है, इतना हैवी करंट आ रहा है, देखिए कैसे हम लोग का अपोजिट टॉर्क बनता है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे भाई ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये होता है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दो चीज पता होता है भाई, क्योंकि मैं यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ, यानी प्राइम मूवर से घुमा रहा हूँ, तो मेरे को रोटेशन पता होता है। मान लेते हैं मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, ठीक है, रोटर को मैं इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो, इधर वाले कंडक्टर पर नीचे तरफ टॉर्क लग रहा है, उधर वाला ऊपर तरफ फोर्स लग रहा होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। तो जनरेटर है तो हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और यहाँ पे जब घूमेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सबसे पहले ईएमएफ का क्या पॉलिटी होगा उस पर हम लोग बात करते हैं, तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इंडेक्स फिंगर को मैंने ऐसे कर लिया और सिर्फ मैं इधर वाले कंडक्टर पे बात कर रहा हूँ, इधर वाले कंडक्टर पे कितना, एक तरीके से मतलब इधर फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स थंब को बताता है नीचे की तरफ, ऐसे कर लिया। तो देख रहे हैं मिडिल फिंगर बाहर तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि इसमें बाहर तरफ मतलब डॉट दिखा देते हैं, इधर जो होगा मेरा डॉट आएगा, क्लियर हुआ। और वही इधर क्या हो जाए, जस्ट अपोजिट इधर मेरा क्रॉस बन जाएगा, है ना। तो ओवरऑल जैसे आप लोड लगाएंगे यानी सर्किट ऐसे कंप्लीट करेंगे, तो ओवरऑल इसके अंदर क्या हुआ, एक करंट इधर से बाहर निकल रहा है, एक अंदर तरफ जा रहा है, क्लियर हुआ। या फिर इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, और सिंपल ले लेते हैं, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाइएगा, ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब क्या, इसमें नीचे तरफ फोर्स लगेगा, इधर ऊपर तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फिर से वही कर लीजिए, फोर्स नीचे तरफ है, करंट यानी इसमें करंट क्या हो रहा है, बाहर तरफ निकल रहा है, इसमें अंदर तरफ जा रहा होगा, क्लियर। तो ओवरऑल इसको मैंने डॉट से दिखा दिया, क्रॉस से दिखा दिया। अब आपको पता है भाई कि ये जो डॉटेड करंट है, इसके चलते एक फ्लक्स बनेगा, है ना, करंट बाहर तरफ हम बाहर कर लेंगे ऐसे, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये समझ में आया। इसके चलते भी आपका इस डायरेक्शन में ये, इसके चलते भी आपका इस डायरेक्शन में ये, इसके चलते भी इस डायरेक्शन। तो एक एक सिंगल लेके हम लोग नहीं करते हैं, ये पूरा कंसीडर करेंगे एक कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि बहुत नजदीक होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ जा रहा है ना, ऐसे ही बन रहा है ना, ऐसे समझ में आया, ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ जा रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो करंट अंदर तरफ जाना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, यानी सबके चलते क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आपने लोड लगाया, तो लोड लगाते ही क्या भाई, लोड लगाते ही क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा कंडक्टर में करंट आने के चलते यहाँ पे इनका ऊपर तरफ आ गया, यानी इधर मेरा नॉर्थ बनेगा और इधर मेरा साउथ बनेगा, क्योंकि आयरन है तो आयरन के अंदर जस्ट अपोजिट होता है भाई, ठीक है, समझ में आया। और आपका जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर यानी अपने हाथ से घुमा रहा है, फिर डीजल इंजन से घुमा रहे हैं, इसको किधर घुमाना चाहता है, इधर घुमाना चाहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे करंट आने के चलते यहाँ पे एक और नॉर्थ पोल बन गया, तो ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, हमेशा रिपेल करेगा। यानी आपका प्राइम मूवर जो है इधर तरफ घुमाना चाहता है, जिसको मैकेनिकल टॉर्क दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोटरिंग एक्शन कारण, मतलब जेनेटिक एक्शन कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक मोटरिंग एक्शन भी छुपा होता है, हिडन होता है, और ये नॉर्थ पोल इधर कभी आने नहीं देगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टॉर्क, क्लियर हुआ।
समझ गए। तो यहाँ पे यही चीज हो रहा है कि जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, यानी यहाँ से वायर कनेक्ट हो गया दोनों, तो अब मैं इसको अगर घुमाऊंगा ऐसे तो मेरे को बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाई एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क बन रहा है जो कि मैकेनिकल टॉर्क, यानी जो मैंने हाथ से ताकत लगाया उसको अपोज कर रहा है। ये क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मैं भाई यहां पे ये दोनों तार को मुंह में ले लूं ऐसे, ठीक है, क्लियर हुआ? ये दोनों तार को अगर मैं ऐसे कर लूं तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा पकड़, यहां पे वोल्टेज बन रहा है, तो इससे मेरा कभी भी डेथ नहीं होगा, मैं ऐसे कभी मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरूंगा? इसके पीछे का भी आप रीजन समझिए, ठीक है, इसके पीछे का रीजन समझिए। अब आप बोलिए वोल्टेज बहुत कम बन रहा होगा, ये सब बहुत कम बन रहा होगा, इसके पीछे का रीजन क्या होता है भाई? समझिए, देखिए, क्योंकि जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है, एनर्जी कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये क्या है मेरा एज अ इनपुट, मैं हाथ से घुमा रहा हूं इसको, तो जो मैकेनिकल एनर्जी आपने दिया है इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। जब कुछ नहीं आता है तो उसको ब्लैक बॉक्स कंसीडर कीजिए, यानी एक डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को एज अ इनपुट लेता है और आउटपुट में को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है ये। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको ये कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ओवरऑल भाई, क्योंकि पूरा जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी का है कि एनर्जी जो है ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप बस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो मैकेनिकल एनर्जी मैंने यहाँ पे अपने हाथ से दिया है, ठीक है, अपने हैंड के थ्रू दिया है, वो क्या हो रहा है, इस ब्लैक बॉक्स ने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी दिया मैंने हाथ से एक तरीके से दिया था, तो मेरे को खुद बताइए मेरे हाथ से यहाँ पे कितना मैकेनिकल एनर्जी गया होगा, बताइए। क्योंकि भाई मेरा हाथ बहुत छोटा है ना, समझ रहे बात को, मैं अपने हाथ से इतना सफिशिएंट एनर्जी दे ही नहीं सकता हूं कभी भी, क्योंकि एनर्जी ही आपका बहुत स्मॉल था। तो ओवरऑल यहां पे जो कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा ये भी काफी स्मॉल मिलेगा, समझ गए? ये क्या है, बहुत ही स्मॉल एनर्जी है। समझ में? एनर्जी इक्वल टू क्या बोलेंगे, एनर्जी इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, पावर इंटू टाइम, और पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। समझ में आया? तो भाई ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी छोटा था तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपको छोटा देखने को मिलेगा, तो इसके चलते कभी आपको डेथ नहीं होगा। जैसे या फिर कहिए जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे भाई, तो उसमें वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है चार्ज वाला एक तरीके से, ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा, वहां पे हम लोग हाथ से पकड़ के घुमाते हैं एक तरीके से, तो हाथ से पकड़ के घुमा रहे हैं उस जनरेटर को, तो वहां पे जो चार्ज बनता है, ऐसा बॉल बना होगा यहाँ पे, ठीक है, जो चार्ज बनेगा अब देखिएगा, ओके, ये यहां से स्पार्किंग भी होता है, ठीक है, या फिर कहिए, या फिर ऐसा समझिए भाई, लाइटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लाइटर कहने का मतलब क्या, जो हम लोग गैस को जलाने के लिए यूज करते हैं अपने घर में, लाइटर में होता है क्या है, आपने ये देखा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है एक तरीके से, समझिए ओवरऑल क्या है कि आउटपुट पे आता है डायरेक्ट, लाइटर के आउटपुट में हो क्या रहा है उस पर आप समझिए। आप देखिएगा भाई वहां पे स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग कहने का मतलब स्पार्किंग कब होता है, और जो आपका नोब होता है ऐसा होता है, ये आपका बॉडी हो गया लाइटर का, और यहाँ पे आपका एक ऐसे लोहे का नोब लगा हुआ, इनके बीच में एयर गैप होता है, ये मेटल है, ये दूसरा मेरा नोब, इनके बीच में एयर गैप है। तो भाई आपको पता है कि एयर को एक तरीके से, यानी एयर मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और मिक्सचर ऑफ गैसेस को एक तरीके से आयोनाइज करने के लिए हम लोग को जो पोटेंशियल देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, 22 पॉइंट समथिंग केवी देना पड़ता है भाई, ठीक है, यानी 22 केवी कहना होता है 22,000 वोल्ट देंगे तब जाकर के आपका एयर मॉलिक्यूल्स जो होता है, फिर एयर के अंदर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी एटम्स है, वो आयोनाइज्ड होते हैं। और एक बार एयर आयोनाइज्ड हो गया तो क्या हो गया, आयोन्स बन गया, मतलब क्या, वो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तभी जाके यहाँ पे स्पार्किंग देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? या फिर बाइक का एग्जांपल ले लिए, बाइक में जो फ्यूल प्लस मतलब पेट्रोल प्लस एयर का जो मिक्सचर होता है भाई, उसमें स्पार्क कैसे होता है, हाई वोल्टेज यहाँ पे बनाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग होता है। क्लियर हुआ? तब एक क्वेश्चन है कि अगर वो लाइटर मैं अपने मुंह में लेके ऐसे करूँ तो उससे मेरा कभी भी डेथ नहीं होगा। क्यों नहीं डेथ होगा? बल्कि यहाँ पे वोल्टेज कितना, ये एयर को आयोनाइज कर दे रहा है एक तरीके से, और वोल्टेज कितना यहाँ पे 22,000 वोल्ट से भी अधिक है, तभी तो एयर एक तरीके से आयोनाइज्ड हुआ और यहाँ पे एयर के बीच में स्पार्किंग हुआ। तो भाई यहाँ पे भले ही वोल्टेज बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, एनर्जी कैसे दिया, आपने अंगूठे से दबा करके उस लाइटर को दिया एक तरीके से, तो एनर्जी आपका बहुत छोटा था, यानी इस
हाई वोल्टेज के कारण एयर तो आयनाइज्ड हो गया, लेकिन इसके चलते जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये काफी स्मॉल होता है भाई, ठीक है। यानी वोल्टेज इनटू करंट, यानी पावर जो है आपका ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, और ये पावर इतना ज्यादा स्मॉल है कि आपका कभी भी जान नहीं ले सकता, आपका कभी भी डेथ नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं कि ये मेरा फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया अपना, सेपरेट खुद का क्या किया है, एक डीजल इंजन खरीद के लाया बाजार से और उसमें हम लोगों ने 5 kVA का जनरेटर जोड़ दिया है ना, समझ गए? तो ये जो हुआ आपका, ये एक फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटर हो गया और इसके साथ हम लोगों ने 5 HP का एक तरीके से डीजल इंजन लगा दिया, ठीक है। ये मेरा फाइनाइट सोर्स ऑफ इंजन है भाई, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन आपका मैक्सिमम कितना पावर जनरेट कर पा रहा है, 5 HP। तो 5 HP को ही क्या करेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रहा है, अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 HP बहुत जबरदस्त ताकत होता है, 5 घोड़ा एक साथ लगा के जो खींच रहे उतना ताकत है, तो वो एनर्जी सफिशियंट है एक इंसान को एक तरीके से मारने के लिए। ओके, तो आपको ये डिफरेंट समझ में आ रहा होगा। फाइनाइट सोर्स का क्या मतलब होता है, ये हम लोगों ने देखा ना अभी, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, ठीक है। मैं अपने हाथ से यहाँ पे जितना डिमांड होगा उतना मैं नहीं दे सकता हूँ कभी भी, लेकिन जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मर है, रोड के किनारे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ भाई, ये पीछे से क्या है, बहुत बड़े जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप जितना डिमांड करेंगे पावर का, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे इजीली मिलते चला जाएगा। क्लियर हुआ? और ये क्योंकि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पे भाई आपका पावर भी उतना ही ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रिकल में। और इस केस में अगर आपने वोल्टेज 220 वोल्ट को भी अगर आपने पकड़ लिया तो आपका डेथ हो जाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट पे करंट इतना ज्यादा खींचेगा ये, फिर करंट इतना ज्यादा ये प्रोवाइड करने में कैपेबल है कि आपका तुरंत डेथ हो जाएगा। लेकिन वही ये जो लाइटर वाला एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे 22,000 यानी एयर आयोनाइज्ड हो जा रहा है, 22,000 वोल्ट है, फिर भी उसको अगर आप टच कीजिए तो आपका डेथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे करंट यानी जो मैकेनिकल एनर्जी आपने दी अपने अंगूठे से या फिर हाथ से, वो एक तरीके से क्या था, फाइनाइट था, फिर काफी स्मॉल था। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा भाई कि फाइनाइट सोर्स क्या होता है और एक इनफाइनाइट सोर्स क्या होता है। अब हम लोग वापस से अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि अपने घर में कितना भी आप लोड लगाते चले जाइए, ठीक है, आपका वहां पे कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगा कि आपको रुकना पड़ जाए। भले ही आपके पोल से, आपके पोल से जो वायर आ रहा है आपके घर में, एक आर और एक न्यूट्रल, ये गल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई लोड लगा रहे, इसका मतलब कि आपका करंट बढ़ते जा रहा है, तो इसका सफिशिएंट थिकनेस होना चाहिए। ओके, हेलो, हाँ भाई, मैं आपको 8 बजे बाद कॉल करता हूँ, थोड़ा सा मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ओके जी। तो ओवरऑल भाई हम लोग वापस से आते हैं, ये समझना जरूरी था क्योंकि आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे भाई ट्रांसफार्मर के अंदर बात कर रहे थे एफिशिएंसी के लिए, और एफिशिएंसी क्या था, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट को लिखें, ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट कहाँ से लेता है, सेकेंडरी साइड में क्या होता है, वोल्टेज V2 इंटू I2 और यहाँ पावर फैक्टर जो है cos phi 2। इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, समझ में आया। और आपने अभी देखा कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 टेस्ट करते हैं लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए। एक तो आपका ओपन सर्किट है जिससे हम लोग क्या मिलता है, आयरन लॉस मिलता है, ठीक है, आयरन लॉस, और दूसरा हम लोग को शॉर्ट सर्किट जिससे हम लोग कॉपर लॉस मिलता है। ओके, तो ओवरऑल आप इसको लिख सकते हैं, जो एफिशिएंसी होगा ये हो जाएगा V2 I2 cos phi 2, और यहाँ पे भी आउटपुट ही है तो आउटपुट क्या, फिर से हम लोग लिख देते हैं V2 I2 cos phi 2, और लॉसेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयरन लॉस प्लस आपका कॉपर लॉस। क्लियर हुआ? ये हो गया मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं, अब जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ रहा है, जो 2 सर्किट बन रहे हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग के चलते एक सेकेंडरी वाइंडिंग के चलते, भाई हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर ट्रांसफार्मर को एनालाइज करने के लिए
वो दोनों सर्किट कंसीडर नहीं करते हैं। या तो आप क्या कीजिए, प्राइमरी का पूरा पूरा वैल्यू कहाँ से भेज दिया, सेकेंडरी में भेज दीजिए, या फिर सेकेंडरी का पूरा पूरा आप प्राइमरी में भेज दीजिए। ठीक है, हम लोग हमेशा एक ही सर्किट बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो अपने केस में मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्राइमरी का पूरा पूरा डाटा क्या कर दिया है, सेकेंडरी साइड में रिफर कर दिया है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल देखिए सेकेंडरी साइड जब हम लोग रिफर करेंगे तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 डैश होता है तो R1, ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से आपका X इक्विवेलेंट देखिए, X इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, X2 प्लस यहाँ पे X1 और ये हो जाएगा आपका N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से V1 को भेजते हैं, E1 को भेजते हैं। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोगों ने इमेजिन किया पूरा पूरा रिफर किया सेकेंडरी साइड में। तो ओवरऑल सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो रहा है I2 है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखता हूँ मैं इसको, जो एफिशिएंसी होगा क्या हो जाएगा, V2 I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय V2 I2 cos phi 2, आयरन लॉस को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस आयरन लॉस प्लस यहाँ पे कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्योंकि सेकेंडरी साइड में भेज दिया, कॉपर लॉस कहाँ होता है, सिर्फ रेजिस्टिव लोड में होता है ना। तो इधर सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ये होगा R इक्विवेलेंट 2, जो कि अभी जस्ट मैंने वो लिखा। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंडरी साइड में करंट क्या फ्लो हो रहा है, यानी I2 का स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट 2, सेकेंडरी साइड का जो टोटल R इक्विवेलेंट है। ठीक है, R1 प्लस मतलब R2 प्लस R1 डैश। ओके, और ये मान लेते हैं फुल लोड पे, फुल लोड कनेक्ट करके हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये मेरा हो गया एक तरीके से एफिशिएंसी। इसको हम लोग थोड़ा सा और एक तरीके से कर सकते हैं भाई। अगर हम लोग देखें एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से और नीचे से। तो I2 अगर कॉमन ले लिया तो ऊपर में क्या बचेगा, V2 बचेगा और सिर्फ cos phi 2 बचेगा डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पे ये V2 cos phi 2 बचेगा प्लस यहाँ पे I2 नहीं था तो I2 डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 I2 है तो एक I2 हम लोग निकाल लेते हैं, यानी I2 इंटू क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये I2 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एफिशिएंसी है इसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं मिटाता हूँ, यही आपका जो बुक है वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, देखिए और हम लोग भाई एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे थे कि दो तरीका एफिशिएंसी होता है, एक आपका ऑल डे एफिशिएंसी और एक कमर्शियल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल देखिए इसको थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया, इधर उधर हो गया डाटा, कोई नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनरी और कमर्शियल एफिशिएंसी। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लेते आप खुद का एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं भाई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। खुद का ट्रांसफार्मर बनाया तो ट्रांसफार्मर में आपने 2 टेस्ट किया होगा, एक आपका ओपन सर्किट टेस्ट जिससे आपको आयरन लॉस मिला होगा, और दूसरा आपका और आयरन लॉस किस पे किया है आपने, फुल लोड वोल्टेज पे किया है, फिर कहिए रेटेड वोल्टेज पे किया है ना, रेटेड वोल्टेज पे तो करते हैं सब लॉसेस भाई, ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा हो डिटेल में तो। और दूसरा आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया होगा, ये ओपन सर्किट टेस्ट था, और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया होगा, ये भी आपका किस पे, ये रेटेड फुल करंट या फिर फुल लोड करंट पे या फिर रेटेड करंट पे किया जाता है। ओके, तो यहाँ से जो मेरे को कॉपर लॉस मिला होगा ये भी क्या होगा, रेटेड मिला होगा, समझे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो 2 टेस्ट किया है, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो यहाँ पे मेरे को ट्रांसफार्मर के अंदर का लॉसेस मिल रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी जो दे रहे हैं, कमर्शियल एफिशिएंसी समझा रहा हूँ, आउटपुट डिवाइडेड इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट हम लोग को पता है V2 I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस यानी V2 I2 cos phi 2 प्लस यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मेरे को कॉपर लॉस मिल गया प्लस ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस मिल गया, ठीक है। ये मेरा हो गया एक तरीके से एफिशिएंसी, और इसको बोलता है कमर्शियल एफिशिएंसी। यानी आपने एक ट्रांसफार्मर बनाया है और ट्रांसफार्मर बनाने के बाद आपने शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म किया, और टेस्टिंग के बाद आपको जो डाटा मिला उस बेसिस पे आपने यहाँ पे इसको बता दिया कि इसका 95% एफिशिएंसी है फिर 98% एफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन जब आपने ये ट्रांसफार्मर खरीद के लाया भाई, जैसे मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो आपने जब खरीद करके लाया है इसको किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास से, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, अगर यहां से हम लोग पढ़ेंगे लाइन, देखिए क्या बोलता है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी जज बाय दिस एफिशिएंसी। यानी जो आपका मैन्युफैक्चरर ने बना करके एफिशिएंसी दिया है, इस तरीके से एक टेस्ट कर दिया ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट, उससे आपका लॉसेस पता चल गया और आउटपुट कितना मिल रहा है और उस तरीके से निकाल कर बता दिया, ठीक है भाई। तो ये एफिशिएंसी कभी भी हम लोग का काम नहीं आएगा, ये फेल हो जाता है। यहाँ पे क्यों फेल होता है, तो बोलता है फॉर इंस्टेंट, अभी समझने के लिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं भाई,
मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है लाइटिंग लोड के लिए यूज होता है, फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, लाइट लोड के लिए यूज करते हैं हम लोग। हैव देयर प्राइमरीज एनर्जाइज्ड ऑल 24 आवर्स। मतलब ये जो रोड के किनारे आपका जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ भाई आपके कॉलोनी में, उसका जो प्राइमरी होगा, बताया था मैंने आपको प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे डिसाइड करते हैं, किस साइड से हम लोग सोर्स यानी इनपुट दे रहा हूँ, किस साइड से हम लोग लोड ले रहे हैं उस बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ इस साइड मान लेते हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ 11 kV। तो भाई ये जो 11 kV जो सबस्टेशन से आ रहा है ये तो 24 आवर्स इसमें कनेक्टेड है ना, समझ में आया। 24 घंटा यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ है कनेक्शन। लेकिन अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में भाई हम लोग का जो लोड है यानी जो पावर का डिमांड है वो वेरिएबल है, समझे। जैसे मान लीजिए आपके कॉलोनी में कोई स्कूल है, तो भाई स्कूल जब बंद होगा 2 बज गया, 2 बजे के बाद स्कूल बंद होगा, तो हो सकता है इसमें 50 पंखे चल रहे हो, 50 बल्ब चल रहा हो या फिर कंप्यूटर चल रहा हो, तो भाई ये सब लोड खत्म हो गया ना, ट्रांसफार्मर से डिस्कनेक्ट हो गया। या फिर कहिए आपके घर में भाई आप मान ले तो ऑफिस चले गए, ठीक है, और आपके घर में आपके रूम में एसी चल रहा था, तो एसी तो बंद रहा ना जब तक आप ऑफिस में है तब तक। अब देख रहे हैं कि इस साइड में यानी आउटपुट साइड में आपका जो लोड है ये वेरिएबल है। क्लियर हुआ। तो लोड वेरिएबल होने से क्या होगा भाई, देखिए इसके अंदर क्योंकि 24 घंटा इनपुट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज है और यहाँ पे कोई लोड भी नहीं, फिर भी यहाँ पे क्या होगा मेरा E2 बनेगा, यहाँ पे E1 बनेगा भाई, ठीक है। और आपको पता है कि रेटेड वोल्टेज पे क्या होता है मेरा जो आयरन लॉस होता है ये डिपेंड करता है। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर 24 घंटा क्या होगा, आयरन लॉस तो आपका कांस्टेंट बन रहा है, ठीक है, आयरन लॉस हो रहा है। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है यानी I2R लॉस, ये किस पे डिपेंड करता है भाई, ये करंट पे डिपेंड करता है। और क्योंकि यहाँ पे लोड चेंज हो रहा है बार बार, समझ रहे बात को, तो लोड चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, हर एक इंस्टेंट पे आपका जो करंट फ्लो हो रहा है ये एक तरीके से चेंज हो रहा है। और करंट चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो कॉपर लॉस हो रहा होगा भाई। अब सीधे सोचिए ना, प्राइमरी को भी रिफर कर दिया सेकेंडरी साइड में, तो तुम्हें कोई R इक्विवेलेंट मिलेगा, है ना। तो उस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है जिसमें I2 बोलेंगे वो बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोड बार बार चेंज हो रहा है आपका। इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में आपका यहाँ पे सबसे पहली बात लोड फुल लोड पे नहीं है ट्रांसफार्मर, है ना, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और लोड बढ़ने के चलते आप कह रहे हैं करंट भी घट रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या आपका जो कॉपर लॉस हो रहा होगा वो भी एक तरीके से घट रहा होगा बढ़ रहा होगा। लेकिन जो कॉमर्शियल एफिशिएंसी निकाला गया है, मैन्युफैक्चरर ने जो निकाला है भाई, वो कैसे निकाला है, यहाँ पे जो इनपुट लिखा है, इनपुट यानी आउटपुट प्लस लॉसेस, तो यहाँ पे जो लॉसेस लिखा होगा इसने आयरन लॉस प्लस कांस्टेंट ये कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस तो ठीक है 100% यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे भी कंसिडर किया गया है, लेकिन ये कॉपर लॉस तो नहीं मिल रहा है ना जब आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, समझ में आया। कॉपर लॉस आपका घट रहा है बढ़ रहा है। तो ये जो एफिशिएंसी अब दिया है मैन्युफैक्चरर ने बना करके, ये एफिशिएंसी थोड़ा ना सेम आएगा, यहाँ पे मैच नहीं करेगा आपका ये वाला एफिशिएंसी और ये वाला एफिशिएंसी, समझ में आया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्षण के लिए मानिए कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी होता है 24 घंटे के लिए एनर्जाइज होता है, ओके। बट द सेकेंडरी सप्लाई लिटिल और नो लोड, है ना, थोड़ा बहुत सप्लाई कर रहा है, फिर नो लोड पे भी चला जा सकता है मेजर पोर्शन ऑफ द डे, ओके। इट मीन्स दैट अ कांस्टेंट लॉस अकर ड्यूरिंग द होल डे, यानी कांस्टेंट मतलब आयरन लॉस हो रहा है क्योंकि रेटेड वोल्टेज अप्लाई है, बट द कॉपर लॉस अकर ओनली व्हेन द ट्रांसफार्मर इज लोडेड एंड वुड डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। लोड का मतलब क्या, पावर से होता है, पावर जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा पावर का लोड लगाएंगे उतना ही ज्यादा करंट खींचेगा वो भाई, ठीक है। जैसे सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 100 वाट का बल्ब है और एक है आपका 2000 वाट का एसी, तो कौन ज़्यादा पावर खींचेगा, और दोनों के लिए वोल्टेज सेम है 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट पे उसको 100 वाट चाहिए और इसको 200 वोल्ट पे 2000 वाट चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, 2000 वाट वाला करंट ज़्यादा खींचेगा, समझ गए। तो वही है यहाँ पे जो कॉपर लॉस है लोड के हिसाब से वेरी कर रहा है। आगे बोलता है द कॉपर लॉस वेरीज, ठीक है, ड्यूरिंग द डे एंड द कमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ सच ट्रांसफार्मर विल वेरी फ्रॉम अ लो वैल्यू टू अ हाई वैल्यू, यानी जो कमर्शियल एफिशिएंसी वो भी चेंज हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। आगे बोलता है द परफॉर्मेंस ऑफ सच ट्रांसफार्मर इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन। तो ऐसे ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो परफॉर्मेंस मतलब क्या, सीधे दूसरा लाइन में क्या, एफिशिएंसी है एक तरीके से, ठीक है भाई। तो इसका परफॉर्मेंस जज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनर्जी कंजम्पशन पे एक तरीके से जज करते हैं। एनर्जी कंजम्पशन होता है 24 घंटे में कितना है, दिस इज नोन एज ऑल डे एफिशिएंसी को बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। कल आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल डे एफिशिएंसी का दूसरा नाम क्या है, तो एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये एनर्जी के हिसाब से करना है। ऑल डे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 24 घंटे में जो आपका आउटपुट मिला ये किलोवाट आवर मींस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय 24 घंटे तक आपने कितना एक तरीके से इसमें इनपुट एनर्जी दिया है, समझ गए।
तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन और था वहाँ पे, एक क्वेश्चन और था आपका, एक था लाइटिंग ट्रांसफार्मर। बताया था मैंने आपको लाइटिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप समझिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही है। लाइट लोड को यानी बल्ब ये सब, टीवी फैन ये सब चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको। तो भाई आप मेरे को एक चीज़ बताइए, खुद कॉमन सेंस लगा के बताइए, ये जो आपका कॉमर्शियल एफिशिएंसी है, ठीक है, जिसमें आपका कॉपर लॉस 100% कंसिडर किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑल डे एफिशिएंसी क्या होगा, कॉमर्शियल एफिशिएंसी से हमेशा क्या होता है, कम होता है, लेस देन होता है। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, और होना भी चाहिए। क्यों कम होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर लॉस हो रहा है वो आपको कांस्टेंट नहीं मिल रहा है ना, चेंज होते चला जा रहा है। तो एफिशिएंसी भी हर एक इंस्टेंट में चेंज होते चला जाएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये वाला एफिशिएंसी जो मैन्युफैक्चर ने बना के दिया और जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में जो मिल रहा है, तो ये वाला एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो आपका ऑल डे एफिशिएंसी है उसके। ओके, तो ये ऑल डे एफिशिएंसी स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर दोस ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी आर नेवर ओपन सर्किट, यानी कभी भी ओपन सर्किट नहीं होता है, यानी हमेशा सप्लाई लगा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी है वो क्या है, या तो नो लोड पे होगा या फिर लाइट लोड पे एक तरीके से काम करता है, ठीक है। इन डिजाइन ऑफ सच ट्रांसफार्मर एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस काम करेंगे क्योंकि भाई आयरन लॉस 24 घंटा तक हो रहा है ना, विच कंटिन्यूसली अकर ड्यूरिंग द होल डे। तो इफिशिएंसी अभी तक मैंने आपको समझाया भाई, इफिशिएंसी दो तरीके का होता है, एक हो गया कॉमर्शियल इफिशिएंसी और एक हो गया आपका ऑल डे इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी का भी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, V2I2 cos phi2। ओके, यहाँ पे आते हैं, इफिशिएंसी का भी जस्ट मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए ये इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, I2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने ऊपर से, तो V2 cos phi2 डिवाइडेड V2 cos phi2 प्लस Pi/2 प्लस यहाँ से एक I बाहर निकल गया था, ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी। अब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। क्या है मेरा कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या होता है, देखिए एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और समझिए यहाँ पे आने से पहले भाई आप इमेजिन कीजिए मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी को भी मैंने क्या कर दिया, रिफर कर दिया सेकेंडरी साइड में। ओके, और नो लोड को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए मैं कोर लॉस से सब दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा R इक्विवेलेंट हो गया सेकेंडरी साइड का और ये X इक्विवेलेंट हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं मेरा लोड लगा हुआ। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, लोड जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका I2 चेंज होगा, ये आपको पता है, ठीक है। लोड जैसे जैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे I2 आपका चेंज होगा, और I2 चेंज होगा, इसका मतलब क्या, कॉपर लॉस भी चेंज होगा, ये आपको पता है। अब समझिए जो ट्रांसफार्मर होता है भाई, ट्रांसफार्मर में जो V2 यानी जो वोल्टेज होगा V2 F का ये V1, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न समझिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर में एक कॉमन फ्लक्स होता है जो प्राइमरी से भी लिंक कर रहा है, सेकेंडरी से भी लिंक कर रहा है। अगर रिवाइज करवाओ यहाँ पे इस तरीके का है ना, तो प्राइमरी में आपने एक्साइटेशन दिया था, यहाँ पे फ्लक्स बनाओ, यही फ्लक्स क्या हो रहा है, सेकेंडरी के साथ भी लिंक कर रहा है। अब प्राइमरी साइड में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ, ये क्या है, ये क्या है, N1 d∅dt, और ये क्या है आपका E2 इक्वल टू N2 d∅dt। तो अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है, कल ही समझाया तुम्हारा को ट्रांसफार्मर में फ्लक्स जो होता है भाई कांस्टेंट होता है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है तो ओवरऑल E1 कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, 100 टर्न 200 टर्न 300 टर्न जो भी है, तो ओवरऑल E2 भी मेरा कांस्टेंट होगा। समझ रहे बात को। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, E1 और E2 अगर कांस्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है, तो ओवरऑल आपका V1 और V2 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि भाई E2 में से जो ड्रॉप हो रहा है उसी को लेस करने के बाद हम लोग को V2 मिल रहा है ना। समझ गए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको समझना है कि ट्रांसफार्मर में मेरा जो वोल्टेज होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए आगे आते हैं, जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आइए, एक चीज़ समझाना मेरे को, एक चीज़ समझाना भाई। देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर होता क्या है भाई, हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग को कब देखने को मिलेगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे हम लोग पता करें। तो पहले देखिए, मान लेते हैं मैंने इस ट्रांसफार्मर को लाइट लोड पे ऑपरेट किया है, ठीक है, यानी 100 kV का ट्रांसफार्मर है, तो इसको भाई मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटपुट में 10 kVA लगाया, यानी 10% लोड डाला है, एक तरीके से 10% डाला, 10 kVA मैंने लोड डाला है। तो हो सकता है इस पर मेरे को कुछ एफिशिएंसी मिले। सेकंड केस में मान लेते हैं मैंने 20% लोड डाला, यानी 20 kVA कनेक्ट किया, हो सकता है इस पर कुछ अलग एफिशिएंसी मिलेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे आप लोड वेरी करेंगे वैसे वैसे आपका एफिशिएंसी क्या होगा, हर एक लोड पे
अलग अलग मिलेगा। लेकिन एक ऐसा लोड होगा, ये 100 kV क्या है, टोटल पावर इस ट्रांसफार्मर का जो जनरेट कर सकता है या फिर ये हैंडल कर सकता है। तो एक ऐसा भी पावर होगा भाई, मान लेते हैं 70 kV ले लेता हूँ, एक ऐसा भी पावर होगा, जैसे 70 kV मैंने लिया, कि इस पावर को यानी इतने लोड को जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। जब 10 kV लगाया था मान लेता हूँ वहाँ पे 70% एफिशिएंसी मिला, 20 kV लगाया तो हो सकता है 60% एफिशिएंसी मिल रहा है। जैसे जैसे लोड कर रहा है वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, एक तरीके से एफिशिएंसी चेंज होते चला जा रहा है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि 70 kV जब पावर लगाया मैंने तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिला, समझ गए। तो आप देख रहे हैं, और लोड लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे लोड चेंज करेंगे 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA, 40 kVA, जैसे जैसे आप लोड चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे वैसे आपका I2 का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होते चला जाएगा। अभी जैसे समझा है, लोड पे आपका करंट डिपेंड करता है, क्लियर हुआ। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि एक ऐसा करंट होगा जिसपे मेरा एक मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, या फिर इसी को दूसरा लैंग्वेज बोलेंगे कि ऐसा पावर होगा जिसमें मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक कि टोटल जो केवीए है 100 केवीए, इसका कौन सा कितना पावर दें, यहाँ पे कितना पावर कनेक्ट करें कि वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए। और जब या फिर कहिए इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे कि किस करंट पे I2 का क्या वैल्यू रखे कि वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले तो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मेरे को कंडीशन क्या चाहिए, क्या कंडीशन होता है। जैसे आपको पता होगा आयरन लॉस जो होता है कॉपर लॉस के बराबर होता है, फिर वेरिएबल लॉस जो होता है कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे आता है समझिए, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। फॉर अ नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर V2 इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, अभी समझा दिया। V2 क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि मेरा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है ना, फ्लक्स मेरा कांस्टेंट इसलिए V2 कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और जो आप लोड लगाएंगे, जो आपने लोड लगाया, जैसे आपने मान लिया एक सीलिंग फैन कनेक्ट किया या फिर कहीं एक समरसेबल कनेक्ट किया, तो भाई इस लोड के चलते जो पावर फैक्टर आ रहा होगा ये पावर फैक्टर भी कांस्टेंट होगा। तो V2 कांस्टेंट हो गया और cos phi2 कांस्टेंट हो गया लोड के चलते पावर फैक्टर, समझ में आया। तो ओवरऑल आप कहेंगे कि जो एफिशिएंसी का ये फार्मूला है ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है। V2 कांस्टेंट और लोड का पावर फैक्टर कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर। तो अगर मेरे को इफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए तो मेरे को डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, समझ गए। तो वही बोल रहा है, हेंस फॉर अ लोड ऑफ गिवन पावर फैक्टर एफिशिएंसी डिपेंड ऑफ द I2 यानी सिर्फ करंट पे डिपेंड करेगा। वही चीज मैंने बताया ना कि एक ऐसा करंट आएगा, एक ऐसा करंट का वैल्यू होगा भाई जिसमें मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, मतलब एफिशिएंसी मेरा मैक्सिमम हो। ओके, अब वही है कि ऊपर वाला कांस्टेंट हो गया। अभी जो समझा रहा हूं उसमें फोकस किया, लैंग्वेज क्या लिखा उससे हम लोग मतलब नहीं है भाई। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करना, मिनिमम करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ये मैक्सिमम मिलेगा। तो ओवरऑल इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिनोमिनेटर मिनिमम करना है, तो क्या, और डिनोमिनेटर में भी देखना है, इसको डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए भाई हमेशा डिफरेंशिएट करता हूँ, इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्यों करते हैं, ये मैथ्स जब आप पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम वहाँ पे है। ठीक है, अभी समझिए, ये जो डिफरेंशिएट करेंगे इसके डिनोमिनेटर किसके टर्म में करेंगे, I2 के टर्म में, क्योंकि भाई I2 ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी लोड चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे आप लोड चेंज कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे I2 भी चेंज हो रहा है। एक ऐसा वैल्यू आएगा I2 का कि वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, समझ गए। तो ये कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके टर्म में, I2 के टर्म में, समझ गए। I2 मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो I2 के टर्म में डिफरेंशिएट करें किसको, ये पूरे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम की फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए डिनोमिनेटर जब मैंने वैल्यू डाल दिया ये, तो ओवरऑल हम लोग I2 के टर्म में कर रहे थे, ये तो कांस्टेंट ओवरऑल इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 कर दिया। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dI2/I2 इसका 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यानी इसको अगर देखो तो R02 यानी सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, ये क्या कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dI2 डिवाइडेड बाय dI2, तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका लिखा। अब इसकी बात करते हैं भाई, यहाँ पे क्या PI क्या है, कांस्टेंट, तो PI कांस्टेंट ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका D डिवाइडेड बाय I2, इसको क्या करना है 1/I2 करना है, ये 1/I2 का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन है। तो इसका क्या होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, ये सिंपल सा है भाई प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dx अगर करेंगे तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है 2x, और यहाँ पे क्या होता है 2 - 1 होता है, यानी पावर क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल 1 बचता है, यानी 2x हो जाएगा। उसी तरीके से इसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं भाई 1/x होता अगर, तो क्या हो जाता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1 ऊपर ले जाए, x पावर -1 हो जाएगा, समझ गए। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताइए, माइनस आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाता है इंटू x, और -1 और एक और -1 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये -x और ये ऊपर में क्या हो -2, और इसको क्या लिख सकते हैं
x को 1/x² लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात को। इस तरीके से आपका ये डिफरेंशिएशन होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है। ये क्या है, 1/i2 है, i2 1/i2, तो 1/i2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, बोलिए। इसको मैं लिख सकता हूँ i2 का पावर -1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा -1 इंटू i2, और ये -1 था, -1 एक और आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -i2, और ये हो जाएगा -2। इसको क्या लिख सकते हैं, -i2 मतलब माइनस ऐसे कैसे रहने देते हैं 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/i2 का स्क्वायर। समझ गए, तो वही क्या है -1/i2 का स्क्वायर। समझ गए। तो यहाँ से आ गया मेरा, ये इधर डिवाइड में है, यानी इधर माइनस में, ये माइनस में, उसको उधर भेजें तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको अपोजिट साइड कर ले रहा ना, i2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा मस्ट बी इक्वल टू r0। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आयरन लॉस इक्वल टू ये स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा i2 स्क्वायर इंटू r0, यानी क्या हो गया, कांस्टेंट लॉस और ये आपका वेरिएबल लॉस। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या है कि जब मेरा आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपस में बराबर हो जाए, वहाँ पे मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, दूसरे बुक पे आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और उसको डिलीट कर देते हैं, इसका नीड नहीं है, तो जो का नीड नहीं है उसको डिलीट करते चले जाते हैं। ओके, ऑल डे एफिशिएंसी भी समझा दिया मैंने आपको। आते हैं अब यहाँ पे, देखिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कॉपर लॉस क्या हो गया, आयरन लॉस के बराबर हो गया, मैच कर गया। तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा, मान लेते हैं पूरा मैंने सेकेंडरी साइड रिफर कर दिया। ओके, आर इक्वलेंट सेकेंडरी साइड, एक्स इक्वलेंट सेकेंडरी साइड, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई लोड लगा है। तो मेरे को बताइए, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोगों ने अचीव कर लिया इस ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोड लगेगा, जो पावर हम लोगों ने लगाया भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वो पावर है जिसमें मेरा एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम है। और इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा, ये वो करंट है जिसमें मेरा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे जो लोड लगाया होगा, कोई ना कोई ऐसा लोड होगा जहाँ पे मेरा क्या हो जाए, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हो जाए, और जब ये मैच कर गया कंडीशन, तो वहाँ पे मेरा एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा। और जब मैंने ये लोड लगाया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगा, और ये करंट क्या होगा, इसको हम लोग मैक्सिमम करंट बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला करंट। तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखा हुआ है। और दूसरा कंडीशन देखिए, इसी सेम ट्रांसफार्मर को मैं ले रहा हूँ, सेम ट्रांसफार्मर को ले रहा हूँ भाई। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक फुल लोड लगाया, यहाँ पे क्या है, मेरा फुल लोड लगा हुआ है। ठीक है, फुल लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फुल लोड होगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी मैच नहीं करे, यहाँ पे कुछ अलग एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए आप, ये जो I2 मीन्स सेकेंडरी साइड, सारा डाटा हम लोगों ने रेफर कर रखा सेकेंडरी में। तो ये क्या है, मेरा फुल लोड करंट है। ठीक है, ये क्या है, फुल लोड पावर है। और सेकंड केस मैक्सिमम के लिए ये क्या हो गया, मेरा I2M कर लेते हैं, यानी जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा उस समय सेकेंडरी साइड का करंट, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो मेरा सेकेंडरी साइड में पावर है वो। क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोगों ने जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव किया है, वो कब अचीव किया भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अचीव किया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ये वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस में क्या लिख सकता हूँ, I2 करंट यही ना फ्लो हो रहा है, m का स्क्वायर इंटू आपका R इक्वलेंट, ये जो रेजिस्टेंस होगा मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, PI। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर मैं R को उधर भेज दूँ, क्या हो जाएगा आपका PI अपॉन R इक्वलेंट। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस साइड में फुल लोड करंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम ही रहेगा, मेरा कट जाएगा दोनों। ओके, और ये जो मेरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपका ये, और स्क्वायर करके हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए, ये तो चला जाएगा, रूट चढ़ा जाएगा। ठीक है, पूरा रूट चढ़ जाएगा ना, रूट ऑफ PI इंटू I2FL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट इंटू
ये हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू FL। क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम करंट यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो करंट है इक्वल टू, ये स्क्वायर है अपने आप में, ठीक है, I2 FL का स्क्वायर और रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा बाहर आ जाएगा, रूट है स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा रूट, और अंदर में क्या बचेगा, ये बचेगा PI डिवाइडेड बाय, ये क्या है, फुल लोड करंट जब फ्लो होगा उसका स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट, यानी क्या हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा। समझ गए? ये हो जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस। ये वाला इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, मैनुअली मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। यहाँ पे देखिए यही चीज़ आपके बुक में किया गया है भाई, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या है कि वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस है, तो वेरिएबल लॉस क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो रहा है मेरा, मैक्सिमम करंट फ्लो रहा है भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव किया तो करंट मैक्सिमम ही फ्लो रहा होगा ना, IM2 वाला स्क्वायर इतना, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, IFL से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे स्क्वायर से, उसका मैंने ये कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करना है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करना है, तो फुल लोड करंट का देख रहे हैं, फुल लोड मल्टीप्लाई मीन्स का कितना, मतलब IM होगा, मतलब फुल लोड करंट मान लेते 20 एम्पियर है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में कितना करंट फ्लो होगा, ये आपको बताना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, जो आपका मैक्सिमम करंट है वो 20 एम्पियर इनटू आपका आयरन लॉस दिया रहेगा क्वेश्चन में, रूट ऑफ आयरन लॉस और डिवाइडेड बाय आपका फुल लोड कॉपर लॉस दिया होगा, और इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, कैल्शियम में डाल के रूट ओवर इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी 20 इंटू यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओवरऑल आपको क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी पे करंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछेगा भाई आपसे, समझ गए? ये रिलेशन अब इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, ये तो मैंने बताया कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अगर आपको करंट निकालना है, कितने करंट पे मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होगा, उसके लिए ये रिलेशन हो गया, यानी फुल लोड करंट का इतना सा मल्टीप्लाई कर दे आपका आ जाएगा। इसी तरीके से पूछेगा कि जो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हुआ है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हुआ है भाई, यहाँ पे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हुआ है, यहाँ पे एपरेंट पावर कितना लगा हुआ, ये आपसे पूछेगा, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे एपरेंट पावर अगर निकालना तो उसके लिए क्या करेंगे। तो ओवरऑल देखिए, ये जो मेरे पास इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन रेफर कर रहा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक आपको समझा दिया मैंने ये इक्वेशन। इसमें क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं V2 से, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इतना, यानी इधर भी V2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहा है, इधर भी V2 और इधर भी V2। और एक चीज़ समझिए, जो V2 है मेरा, जो V2 है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप चाहे लोड यहाँ पे चेंज करें या फिर कुछ भी करें, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रहता है ना भाई, हर एक लोड पे आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, तो V2 आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। V2 मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए V2 इंटू IM, यानी ये वो करंट है जिस पर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हुआ है, तो V2 इंटू IM जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये वो पावर है जब मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये फुल लोड पावर आ जाएगा, ओके। और ये पूरा जो आपका है वो ऐसे का वैसे रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका, अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पावर फाइंड आउट करना है कि सेकेंडरी लोड पे यानी टर्मिनल पे कितना पावर लगाएंगे, उसका एक तरीके से रिलेशन। एक न्यूमेरिकल करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 127 है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्या बोलता है कि आपके पास एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फुल लोड आपका दिया हुआ है, फुल लोड पावर कितना है, उसको एपरेंट पावर बोलेंगे kVA में, ठीक है। फुल लोड पावर दिया हुआ है कितना, 100 kVA। कॉपर लॉस आपका दिया हुआ है, फुल लोड कॉपर लॉस 1600 वाट, और फुल लोड आयरन लॉस दिया हुआ है। आयरन लॉस तो हमेशा भाई फुल लोड पे है, क्योंकि रेटेड वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है, V2 कांस्टेंट तो आयरन लॉस भी कांस्टेंट। तो आपसे पूछा है इट विल हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ लोड, यानी लोड, किस लोड पे कितना लोड कनेक्ट करेंगे कि हम लोग का मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाए। तभी हम लोग ने देखा था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, ये मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ शॉर्टकट में, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो मेरा एपरेंट पावर होगा ये कितना होगा, जो फुल लोड पावर है उसका कितना, ऊपर में था आपका आयरन लॉस और नीचे में था मेरा फुल लोड कॉपर लॉस, समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू डाला, फुल लोड आपका दिया हुआ कितना है 100 kVA इंटू
रूट ऑफ ये दिया हुआ कितना 900 और ये दिया आपका 1600। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 kVA इंटू इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 40। 1 0 0 ये कितना 25 बार 25 दिया 75, यानी 75 kVA का जब आप लोड लगाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 100 kVA पे कभी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। 75 kVA जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस हो जाएगा और यहाँ पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगा। वही अगर यहाँ पे बोलता कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रहा है वो किस करंट पे आ रहा है, ठीक है, यानी करंट आपको निकालना है कब, जब आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, फुल लोड करंट इनटू यहाँ पे क्या हो जाता पी आई डिवाइडेड बाय, यानी पी आई मेरा दिया हुआ है कितना है इसमें 900 डिवाइडेड बाय फुल लोड को अपोलो दिया 1600, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। तो ये अगर दिया रहता तो हम लोग उस करंट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया। इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना होता है। या फिर कहिए अगर यहाँ पे वोल्टेज रेशियो भी दिया रहता ना, टर्न रेशियो कर दे देता, तो भाई पावर दिया हुआ है, वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है ना, तो हम लोग करंट निकाल सकते थे, फुल लोड करंट, तो उससे भी निकल जाता। तो ये ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिमाग काम कर रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा भाई, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे मैक्सिमम करंट यानी करंट का वैल्यू क्या होगा, ये समझ में आ गया हो। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया 1 आवर। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।